Experience the care of Narayana Health. Sa Sani dhani sani dhani sani dhani sa Sani dhani sani dhani. नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू नारायणा हेल्थ इनिशिएटिव लेट्स टॉक हेल्थ एपिसोड नंबर 27। और आज हम जिस शख्सियत से मिलने जा रहे हैं उनके बारे में थोड़ी आपको बता देता हूँ। वो हमारे देश के एक बहुत ही जाने माने हार्ट के सर्जन हैं, CTVS जिसको आप कहते हैं उसके सर्जन हैं। और आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपको जैसे पता है, नारायणा हेल्थ ने जब अपनी शुरुआत की थी तो वो नारायणा हृदयालय थे, और जो हार्ट की बीमारियां हैं वो उसके बारे में हम लोग बहुत ही शिद्दत से बात करते हैं। और कार्डियक सर्जरी के ऊपर कुछ और बातें, आपके जो कॉमन क्वेश्चंस हैं उनका जवाब देने के लिए आज हमारे बीच में जुड़े हुए हैं डॉक्टर चंद्र प्रकाश श्रीवास्तव, डायरेक्टर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट CTVS डिपार्टमेंट नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जयपुर में। वो जयपुर के नहीं, जैसे मैंने आपको बताया था, राजस्थान के ही नहीं, हमारे देश के एक बहुत ही जाने माने कार्डियक सर्जन है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत वेलकम इस शो में। हालांकि सब आपके बारे में जानते हैं, बट हम चाहेंगे कुछ शब्द अपने बारे में ज़रूर हमारे श्रोताओं को बताइए। मैं यहाँ पे डायरेक्टर और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कार्डियक सर्जरी में कार्यरत हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, वो है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। और कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ में भी कहते हैं कुछ डिफ्यूज़ कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के बारे में बातें लोग बात करते हैं। तो प्लीज़ आप बताइए कि ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होता क्या है और ये डिफ्यूज़ कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ क्या होता है। आज के समय में आम पब्लिक में सबको मालूम है कि कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ क्या है। ये हार्ट की जो धमनियाँ हैं उसमें रुकावट होती है जिसके कारण हार्ट अटैक होता है। इसको कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ बोलते हैं। हम साइंटिफिकली ब्रॉडली इसको 3 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। अब यदि जो आर्टरी में लोकलाइज्ड ब्लॉक है, 1-2 आर्टरीज में ब्लॉक है, तो वो हम यूजुअली जैसे एंजियोप्लास्टी से स्टेंट वगैरह डाल देते हैं और काम चल जाता है। लेकिन कई बार जो कि 1/3 पेशेंट्स होते हैं, 1/3 पेशेंट्स कुछ ऐसे होते हैं जिसमें कि मल्टीपल ब्लॉक्स हैं, 5-6 ब्लॉक्स होते हैं, लेकिन वो लोकलाइज्ड ब्लॉक्स रहते हैं। और उसमें जो कारगर चीज़ होती है वो होती है बाईपास सर्जरी, क्योंकि हम जितने ज़्यादा स्टेंट डालेंगे उतने ही जल्दी बंद होते हैं वो। एक्चुअली 30 to 35% ऑफ द स्टेंट 4 से 5 साल के बीच में बंद हो जाते हैं। तो उसमें फिर वो अटैक हो जाता है और हार्ट कमज़ोर हो जाता है। तो इसलिए जो आइडियल ट्रीटमेंट जो मल्टीपेशल डिसीज़ का है वो है हमारा बाईपास सर्जरी। तीसरी चीज़, जो कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिसमें जगह जगह जो ऊपर से नीचे तक पूरी आर्टरी में कहीं जगह भी नहीं होती है कि इसमें स्टेंट कहाँ डाला जाए और बाईपास कहाँ करा जाए। उसका जो ऑल्टरनेटिव आज के समय में कार्डियोलॉजी वालों ने निकाला है कि रोटाबिलेटर करके उसमें बोरिंग करके, और उसको हम बोरिंग ही कहते हैं उसको, क्योंकि वो बोर करके और एथरोमा हटा देते हैं और उसमें स्टेंट डालते हैं। लेकिन उससे फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि ऊपर आप जगह बना देते हो लेकिन नीचे ब्लड को फ्लो करने के लिए एक क्लियर पैसेज होना ज़रूरी है, तभी वो पेटेंट रहते हैं। तो इसके लिए जो ऑल्टरनेटिव सर्जरी के हमारे पास में जो है, सर्जन्स के पास में, वो है एक एंडोट्रेक्टोमी, जिसमें हम वेसल को खोल के उसका जितना भी एथरोमा है पूरा क्लीन कर देते हैं और डिस्टली इतना बढ़िया ब्लड आ जाता है उसमें से, और जो फ्लो होता है, और उसके ऊपर हम ग्राफ्ट लगा देते हैं। तो जिससे ये इसके जो चांसेस हैं बंद होने के बहुत कम रह जाते हैं, एज गुड एज कि जो क्लीन वेसल में हम ग्राफ्टिंग करते हैं। तो इसके जो रिजल्ट्स हैं हमारे, जो हम आज की डेट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। और ऐसे पेशेंट्स को ना तो एक रूटीन कार्डियक सर्जरी वाला हाथ लगाता है, ना ही कार्डियोलॉजिस्ट हाथ लगाते हैं, और वो कहते हैं कि आप दवाइयों पर रहो। दवाइयों कि कितना चलता है, उसके बाद अटैक भी हो जाते हैं, सब हो जाते हैं। लेकिन हम यदि ये प्रोसीजर कर देते हैं, जो कि हम रेगुलरली कर रहे हैं नारायणा में, तो इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं और हमारे पेशेंट्स बहुत खुश हैं इससे। तो डॉक्टर साहब, आपने, मैं इस पे थोड़ा सा और एम्फेसाइज करके, ताकि सुनने वाले थोड़ा शायद मिस कर गए हों, आपने कहा जब ये आर्टरीज में जगह जगह पे ब्लॉक होते हैं तो उसको डिफ्यूज्ड कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ कहते हैं। और जो आपने प्रोसीजर बताया उसको ज़रा एक बार फिर से बताएंगे। उसमें क्या है कि जैसे आर्टरी में ऊपर से नीचे तक एथरोमा भरा हुआ रहता है,
तो आप यदि वैसे लगाते भी हैं तो एक तो हम नस जोड़ नहीं पाते उसमें, इतना कचरा रहता है उसमें। तो उसकी एंडार्ट्रोटोमी, एक जो एथ्रोमस्टस पार्ट है वो पूरा ऊपर से नीचे तक क्लीन कर देते हैं और बड़ी स्मूथ उसमें लाइनिंग मिल जाती है और उसके ऊपर हम ग्राफ्ट लगाते हैं। ऐसा कि जैसे कि बाहर का पाइप है आपका बंद है, अंदर भी बाथरूम में भी बंद है और ऊपर से बाहर तो कनेक्शन कर दिया, लेकिन बाथरूम की पार्ट आपने ब्लॉकेज नहीं खुला तो बाथरूम तक पानी नहीं पहुंचेगा। इसी तरह से ब्लड जहाँ पे टारगेट एरिया है वहाँ नहीं पहुँचता है और जब फ्लो कम होता है तो वो ग्राफ्ट बंद हो जाता है या स्टेंट बंद हो जाता है। तो मतलब कांस्टेंट वेसल को पेटेंट रखने के लिए, ग्राफ्ट को पेटेंट रखने के लिए, जिसको हमारी लैंग्वेज में डिस्टल रन ऑफ बोलते हैं, वो होना बहुत जरूरी है। जब तक पानी बहता रहेगा कचरा नहीं जमेगा, पानी रुकेगा कचरा फिर जम जाएगा, फिर बीमारी होगी। तो ये एंडार्ट्रोटोमी की विशेषता है और बहुत अच्छा काम। एक समय था इस ऑपरेशन को पहले हमने एबंडन कर दिया था, बहुत पहले, जब हमारे पास उतने टूल्स नहीं थे। आज की डेट में वर्ल्ड वाइड एंडार्ट्रोटोमी लोग आगे डिफ्यूज़ के लिए कर रहे हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं इसके। डॉक्टर साहब, ये जब हार्ट की सर्जरी होती है तो लोगों के दिल में एक डर होता ही है कि हार्ट की सर्जरी हो रही है, इट्स ए कॉम्प्लेक्स सर्जरी। थोड़ा सा लोगों के दिलों से डर आप हटाइए। आप जैसे बड़े सर्जन जब बोलेंगे तो एक साहस बढ़ता है लोगों में। तो जब कार्डियक सर्जरी होती है तो क्या होता है, मतलब पेशेंट को कितने दिन तक हॉस्पिटल में रहना पड़ता है? फिर वो सोचते हैं कि कार्डियक सर्जरी के बाद क्या उनको कुछ दवाइयाँ खानी पड़ती हैं या उनकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल होती है या नहीं होती है? इसके बारे में ज़रा प्लीज़ बताइए। कार्डियक सर्जरी से मैं इसको थोड़ा सा पीछे से चलूँगा। जब मैं एक ट्रेनिंग में था उस समय कार्डियक सर्जरी एक बहुत बड़ी होती थी और अभी भी है, लेकिन पहले हम कार्डियक सर्जरी के लिए जाते थे तो हम सोचते थे जाने बचेंगे कि नहीं बचेंगे, एज सिंपल एज दैट, जो आम धारणा थी। लेकिन आज से 30 साल बाद आज कार्डियक सर्जरी इतनी सेफ हो गई है, टूल्स के कारण, हमारी एक्सपर्टीज़ के कारण, हमारा पैराफर्नीलिया के कारण, हमारा मैनेजमेंट के कारण और डिसीज़ के बारे में जो हम जानते हैं उसके कारण कार्डियक सर्जरी बहुत सिंपल हो गई है। सिंपल है नहीं, लेकिन उसके रिजल्ट्स इतने अच्छे हैं कि आम आज की डेट में जगह जगह कार्डियक सर्जरी की जा रही है और इससे डरने की मैं नहीं समझता कि आदमी को डरना चाहिए। अब कार्डियक सर्जरी 3-4 तरह की होती है। एक तो जन्मजात बच्चों की होती है, जो जन्मजात जिनको डिफेक्ट्स होते हैं उनके होल बंद करना, ब्लू बेबी उनको रिपेयर करना, एक तो ग्रुप होता है। दूसरा एक जो वाल्व सर्जरी होती है, जिनके बच्चों के वाल्व खराब हो जाते हैं उसको ओपन हार्ट करके और वाल्व हटाते हैं और नया वाल्व लगा देते हैं। तीसरी जो अभी मैंने बताया कि कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी, ये 3 बेसिक मेन ग्रुप्स रहते हैं। तो हार्ट सर्जरी जब करते हैं उसके पहले पेशेंट्स यूजुअली सिम्टोमेटिक रहते हैं, 4 कदम नहीं चल पाते, सांस भरता है उनका, ये क्योंकि वो डिफेक्ट हार्ट के अंदर है। जैसे वाल्व की सर्जरी एग्जाम्पल के लिए ले लें, वो डिफेक्ट रहता है उसमें और या तो लीक करता है या सिकुड़न रहती है। तो उस डिसीज्ड वाल्व को हमने ओपन हार्ट सर्जरी करके, इसमें हम करते क्या हैं, क्योंकि हमें हार्ट खोलना पड़ता है, हम हार्ट को हार्ट लंग मशीन पे डाल के उसका सर्कुलेशन मेंटेन कर देते हैं, वाल्व बदल देते हैं, बंद कर देते हैं, हार्ट को चालू कर देते हैं। एक बहुत ही रूटीन सा प्रोसेस आज की डेट में हो चुका है ये। और इसमें पोस्ट ऑपरेटिवली मरीज को 5वें 6वें दिन हम घर भेज देते हैं। उसके बाद में मरीज़ 1 महीने के करीब आराम करता फिजिकली, मतलब पूरा आराम नहीं, धीरे धीरे काम बढ़ता जाता है। और वाल्व सर्जरी के करे हुए पेशेंट्स आगे जाके अपनी खेती करते हैं, काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं। यहाँ तक कि हमारा एक बच्चा एक दिन जो हमने ऑपरेट किया था बहुत पहले, एक मैराथन दौड़ का सर्टिफिकेट लाया, उसने मुझे दिखाया कि साहब ये है। हमने कहा ये क्या, तो तुम बच्चे हो दौड़ते हो? कि नहीं सर, आपने 3 साल पहले मेरी सर्जरी करी थी, वाल्व बदला था और उसका ये सर्टिफिकेट, मैराथन सर्टिफिकेट में, मैराथन रेस में 2 किलोमीटर की रेस थी, वो फर्स्ट आया। और मतलब हम एक एग्जाम्पल देने वाली बात है, मतलब इतने नॉर्मल हो जाते हैं कि आप भूल जाते हो कि कभी आप बीमार थे। तो इसमें एक तो फिजिकल एक्टिविटी ऐसी हो जाती है। दूसरा, वाल्व सर्जरी जो होती है उसमें कुछ दवाइयाँ रेगुलरली अपने को रखना पड़ता है, प्रिकॉशंस रखने पड़ते हैं। 2 से 3 महीने में एक बार एक प्रोथ्रोम्बिन टाइम वगैरह की जांच करनी पड़ती है, जिससे कि एंटीकोगुलेशन, क्योंकि खून पतला करने वाली गोली हमें देनी पड़ती है, जिससे वाल्व में थ्रोम्बस नहीं जमे, ये नहीं जमे, तो वो लंबा चलता रहे। और मैं कहता हूँ कि मेरे यहाँ जयपुर में भी करे हुए पेशेंट जो 88 में हमने करे थे, आज की डेट में वो
अपने काम कर रहे हैं और रूटीन काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, 30 साल से ऊपर हो गए हैं। और जो भ्रांति है कि इसके लोग 10 साल जीते हैं, 5 साल जीते हैं, 15 साल में हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। यदि आप इस वाल्व की मेंटेनेंस रखते हो तो ये आपकी मेंटेनेंस रखेगा और ये आप बहुत लंबे चलते रहते हो उसमें। दोस्तों, जैसे डॉक्टर सीपी श्रीवास्तव आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये खुशकिस्मती की बात है, क्योंकि डॉक्टर साहब एक बहुत ही बिज़ी सर्जन हैं और डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छे तरीके से, सिंपल तरीके से डिफ्यूज्ड कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के बारे में बताया। अगर आप डॉक्टर सीपी श्रीवास्तव से मिलना चाहें, वीडियो कंसल्ट करना चाहें, उनसे हॉस्पिटल में आके कभी मिलना चाहें, तो जो QR कोड इस समय आप स्क्रीन में देख रहे हैं, इससे NH केयर ऐप डाउनलोड कीजिए। www.narayanahealth.org पे जाके भी डॉक्टर साहब से आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और जो इन्होंने एक बात बताई वो फिर से रीएम्फेसाइज करता हूँ कि अगर कभी आपको डॉक्टर्स बताएं कि आपको डिफ्यूज CAD है, तो आप एक बार एंडाक्टमी जो इनकी बात कर रहे थे, जो सर्जिकल प्रोसीजर है, उसके बारे में ज़रूर किसी सर्जन से, जैसे डॉक्टर CP श्रीवास्तव से जाके एक बार ज़रूर पूछ लें कि सर ये प्रोसीजर करेंगे तो उसके क्या फ़ायदे नुकसान हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने वॉल्व सर्जरी के बारे में जो कहा, बस छोटा सा एक क्वेश्चन पूछूंगा। कुछ लोगों के मन में टाइप ऑफ वॉल्व्स के बारे में कुछ धारणाएं या कुछ मिसकंसेप्शंस हैं, तो आप ज़रा ब्रीफली बता दीजिए टाइप ऑफ वॉल्व्स कौन से होते हैं और उनके क्या फ़ायदे नुकसान हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और ये वाल्व एक्चुअली कई तरह के वाल्व आते हैं। एक तो प्रोस्थेटिक वाल्व जो मेटेलिक होते हैं, दूसरा जो बायोप्रोस्थेटिक के कुछ पिग या काफ के पेरिकार्डियम से बनते हैं, प्लस आधा प्रोस्थेटिक होता है। कुछ होमोग्राफ्ट होते हैं जो एक वाल्व निकाल के दूसरी जगह लगाते हैं, वो इसको होमोग्राफ्ट जो कैडेवर से निकालते हैं। ऑटोग्राफ्ट होते हैं जो एक वाल्व परोनी निकाल के एओर्टिक में लगा देते हैं। बट रूटीन जो वाल्व जो दो तरह के हम यूज़ कर रहे हैं आज के समय में, एक तो प्रोस्थेटिक वाल्व जो कि मेटेलिक होता है, और ये इसकी जो लाइफ होती है, मैं कहूँगा 100 साल से ऊपर लाइफ होती है इसकी, यदि प्रॉपर्ली इसको मैनेज किया जाए। बस इसके साथ में ये है कि हमें इसको एंटीकोगुलेशन ट्रीटमेंट, खून पतला करने वाली, खून का जमाव कम करने वाली दवाइयाँ रखनी पड़ती हैं, और वो एक लेवल पे रखनी पड़ती है, 2.5 के आसपास रखनी पड़ती है, जिससे कि वाल्व काफ़ी सेफ्टी रहती है, ना ब्लीड होता है ना थ्रोम्बोस होता है। दूसरे जो वाल्व होते हैं, जो बायोप्रोस्थेटिक वाल्व होते हैं, वो वाल्व होते हैं टिश्यू वाले वाल्व होते हैं, जो कि पिग के उससे और काफ के उससे बनते हैं। इसमें हमें कुछ परसेंटेज में छोड़ के बाकी हमें एंटीकोगुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ एक एस्पिरिन की गोली ज़रूरत रहती है। लेकिन इसमें जो इसकी लाइफ होती है, पहले जो आते थे ये वाल्व 6 से 7 साल तक चलते थे। आज हमें इम्प्रूवमेंट के साथ में टेक्नोलॉजी में ये चलते हैं करीब 10 से 15 साल तक वाल्व चलते हैं। मैक्सिमम 20 तक क्लेम करते हैं, लेकिन मेरी प्रैक्टिस में जो है वो 10 के आसपास, 8 से 10 साल के बीच में ये डीजनरेट हो जाते हैं और फिर हमें इनको चेंज करना पड़ता है। तो जो टाइमिंग है जो वाल्व की, तो जो एल्डरली पेशेंट है, यदि 65 के ऊपर वाल्व मरीज है, जहाँ पे हम 10 से 15 साल लाइफ एक्सपेक्ट करते हैं नॉर्मली, तो उनमें हम यूजुअली बायोप्रोस्थेटिक डालते हैं। और यदि पेशेंट 60 और इसके नीचे है, जो मेरी प्रैक्टिस है, हम यूजुअली प्रोस्थेटिक यूज़ करते हैं। और इसमें जो एंटीकोगुलेशन है मेंटेन रखना पड़ता है। लेकिन आज के समय में कुछ ऐसे प्रोस्थेटिक वाल्व आते हैं जिनमें हमें लो लेवल एंटीकोगुलेशन रखना पड़ता है, जिससे एंटीकोगुलेशन रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत मिनिमल रह जाती हैं। तो एक हमारे दोनों पर बस सर्व हो जाते हैं कि एंटीकोगुलेशन प्रॉपर्ली हो जाता है, दूसरा लंबे चलते हैं। जैसा कि हमने बताया कि प्रोस्थेटिक वाल्व की जो लाइफ है 100 साल के भी ऊपर है, यदि आदमी वहाँ तक जिंदा रहता है। और बिलीव मी, मेरे जो प्रोस्थेटिक वाल्व्स वाले पेशेंट्स हैं, जैसे मैंने बताया, खूब लंबे चलते हैं। बस उनको हम डरा के रखते हैं कि देख भाई ये रेगुलर चेकअप करना है, थोड़ा सा फेयर तो देना पड़ता है मरीजों को, जिससे कि वो ऑनेस्टली दवाइयाँ ऑनेस्टली हैं। नहीं तो ये कहते हैं कि एक दिन उन्होंने दवाई नहीं ली, अरे कुछ नहीं हुआ, फिर आगे वो सोचते हैं कि नहीं डॉक्टर साहब तो ऐसे ही बोलते हैं। लेकिन इसका जो इम्पोर्टेंस है, इसमें पेशेंट एजुकेशन है, जो अपने पोस्टर से, बैनर से, अपने जो रेगुलर फॉलोअप में हम उनको ये भी बोलते हैं कि एक बार आपकी रोटी छूट जाए, दवाई नहीं छूटनी है। इस तरह से हम उनको समझा के रखते हैं और वो कंप्लायंस हमें मिलती है, करते हैं। डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही सिंपल तरीके से कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ों के बारे में बताया। ये प्रोग्राम जब हमने शुरू किया था, हम प्रिवेंशन के ऊपर बहुत बात करते थे, और आज भी मैं आपसे
क्योंकि आप एक एक्सपर्ट हैं इस फील्ड में, प्रिवेंशन ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के बारे में कुछ और मैं चाहूँगा आप कुछ बताएं। पहली बात तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आपको लगता है कि इसमें थोड़ी सी प्रिवेंशन हो सकती है? कुछ ऐसे हेल्थ चेकअप्स रेगुलर टाइम पे कराए जाएं, कुछ और ऐसी चीज़ें आप सोचते हैं जो कराई जाएं, तो इनके बारे में प्लीज़ आप बताइए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रिवेंशन, 1 ounce prevention is equivalent to 1 pound cure, means that is the dictum of the medical science। और ये जो जब बच्चा पैदा होता है तब ये कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ उसके हार्ट में नहीं होती, यूजुअली नहीं होती, वो अलग किस्म की होती है, बट ये नहीं होती है। ये ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में धीरे 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 बनती है। इसमें कई फैक्टर्स होते हैं जो कि जैसे कि ब्लड प्रेशर हुआ, डायबिटीज़ हुआ, स्ट्रेस हुआ, ओवरवेट हुआ, लैक ऑफ एक्सरसाइज हुआ, स्ट्रेस हुआ। ये जो फैक्टर्स हैं, इन चीज़ों को जो कि आर्टरी के जो एंडोथेलियम में जो एथेरोमा जमा होता है वो धीरे जमा होता है, वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है और इन चीज़ों को प्रमोट करता है। लेकिन ऑल साइड एंड डन, आज की डेट में जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो सामने उभर के आ रहा है वो हेरिडिटरी है, फेमिलियल है। यदि आपकी फैमिली में ये कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ है, यू आर बाउंड टू गेट दी कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ सूनर और लेटर। अब इसमें ये है, मैं इस तरह से बोलता हूँ कि जैसे कि कोरोनिया, जैसे हमारी फैमिली में एक दूसरे से चेहरे मिलते हैं, वो ऑर्गन्स भी अपने वो अंदर से वैसे ही मिलते हैं, फिजियोलॉजिकली और एनाटॉमिकली वो उस तरह के मिलते हैं। और वो टेंडेंसी होती है उन ऑर्गन्स की इस डिसीज़ को पकड़ने की। तो अब यदि जो हमने फैक्टर्स बताए इनको प्रिवेंस करते हैं तो आप अपने, यदि डिसीज़ डेवलप हो रही है तो उसको डिले कर सकते हैं। बट यदि आपकी फेमिलियल डिसीज़ है, हेरिडिटरी है, तो उसमें आपको यू हैव टू वेरी केयरफुल। और ये जो चीज़ें हैं, जो फैक्टर्स हैं, जो ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, ये सबको प्रॉपरली कंट्रोल रखना है। सो यू कैन डेफर द डिसीज़, इट विल कम बट यू कैन डेफर इट। एंड यदि जो हेरिडिटरी है तो उसमें फिर कुछ रूटीन चेकअप्स जरूर है। एट द एज ऑफ, कुछ मैं देखता हूँ कई बार 30 साल की उम्र पे भी हमने कोरोनरी आर्टरी बाईपास करे हैं, क्योंकि वेरी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री, और एक नहीं, पूरे बहन भाई के ऑपरेशन करे हैं। जो ऐसी डिसीज़ जिसको हर आदमी ने रिफ्यूज़ कर दिया, आप ये और कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। अभी रिसेंटली मैंने ऑपरेट किया जिसको हर जगह उसका एओर्टा इतना कैल्सिफाइड कि कोई हाथ ही नहीं लगाया, उसको किया हमने और आज की डेट में मस्त हो रहा है। तो हेरिडिटी अपने आप में जो फैक्टर है, इसमें यदि है तो फिर रूटीन चेकअप रेगुलरली करना जरूरी है। पर्टिकुलरली 40s के अराउंड आपको चालू करना है। हर 2 साल से 3 साल में अपना ट्रेडमिल कराया, एक बार CT एंजियो भी एक बार करा लें, क्योंकि माइनर डिसीज़ यदि होती है CT एंजियो में तो वो पकड़ में आ जाती है। आप उस समय ही एक्ट करना चालू कर देते हैं। कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं, यदि प्लाक हल्का है तो वो उसको स्टेबलाइज करते हैं, जो स्टेटिन्स हैं स्टेबलाइज करते हैं, तो उसके रप्चर होने के चांसेस कम रह जाते हैं। और जब हार्ट अटैक होता है तो जब प्लाक रप्चर होता है सडनली, तब होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रिवेंशन है। एंड यू कैन रियली 20 to 25% ऑफ द हार्ट अटैक यू कैन प्रिवेंट बाई गिविंग दी स्टेटिन्स एंड प्री डायग्नोसिंग ए प्लाक जो कि ऑब्स्ट्रक्टिव नहीं है। और बाई दिस मेथड यू कैन, सो 40 के आसपास यदि फैमिली हिस्ट्री है तो डेफिनेटली गेट ए CT एंजियो डन, एंड उसको फॉलो करके, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, यदि प्लाक है तो इसको स्टेबल करके एक तो चीज़ हम ये प्रिवेंट कर सकते हैं। और दूसरा, यदि आती है तो फिर टाइमली इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी है। अब भाइयों बहनों, आज मैंने जैसे पहले भी कहा, ये एक बहुत ही हमारी एक खुशकिस्मती है कि डॉक्टर CP श्रीवास्तव, जो एक इंडिया के जाने माने कार्डियक सर्जन हैं, आज उन्होंने इतनी सिंपल तरीके के साथ हमारे जो नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, डिफ्यूज्ड कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, एंडोटमी, कार्डियक सर्जरी, वॉल्व्स को कैसे सर्जरी करते हैं, वॉल्व्स कौन से टाइप के होते हैं, और उन्होंने एक प्रिवेंशन के ऊपर भी एक अच्छा बताया। जो उन्होंने CT एंजियो की बात कही, वो आपने देखा होगा, डॉक्टर देवी शेट्टी ने भी कई बार कहा है कि जो इंडियंस हैं 40 इयर्स के ऊपर, और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा हेरिडिटरी है अगर, तो CT एंजियो ज़रूर एक बार करा लें। जैसे मैंने पहले भी कहा, अगर डॉक्टर CP श्रीवास्तव से कंसल्ट करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, कोई डाउट रह गया, उनसे बात करना चाहते हैं, तो www.narayanahealth.org पे जाके
डॉक्टर CP श्रीवास्तव से कंसल्ट कर सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं, या NH केयर ऐप जिसका QR कोड सामने आपकी स्क्रीन पे है उसको आप डाउनलोड कीजिए। उससे भी आपको डॉक्टर CP श्रीवास्तव से अपॉइंटमेंट लेके उनसे बात करने की आप उनसे कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपका जितना शुक्रिया किया जाए उतना कम है, क्योंकि आपने एक बहुत सिंपल तरीके से, लोगों के मन में बहुत डाउट्स होते हैं, वो आपने आज क्लियर किए। आज लेट्स टॉक हेल्थ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी। धन्यवाद। Experience the care of Narayana Health.